नमस्कार, मी अनिकेत. ठळक वार्तामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. अवघ्या काही दिवसांमध्येच आपण पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आहेत त्या रणधुमाळी करणार आहेत. त्यातच जर महत्वाचा विधानसभा पाहिली ते उल्हासनगर विधानसभा जी आहे ती नेहमीच आपल्याला एक महत्वाची भूमिका निभवताना पाहायला मिळते. यंदा या विधानसभेमध्ये एक ट्विस्ट असणार आहे, कारण एक नवीन चेहरा या विधानसभेमध्ये धडकणार आहे. आपल्या विकासाबद्दल त्यांचं धोरण काय असणार आहे याविषयीच आपल्यासोबत स्वतः बोलण्यासाठी असणार आहे संजय गुप्ता. खरं तर नुकताच भाजपमधून त्यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसोबत वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केलाय. एकंदरीतच विकास कामाबद्दल त्यांचं धोरण कसं असणार आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचं नवीन फॅक्टर काय काम करणार आहे याच विषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत स्वतः संजय गुप्ता सर असणार है. सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ठड़क वार्ता में. मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि इससे पहले आप भाजपा में थे जो हिंदू फिलोसॉफी से चलता है, अभी आप वंचित बहुजन आघाड़ी में आए हो जो बहुजनों के लिए बेसिकली काम करता है, तो ये इसी पक्ष में आने का पीछे की वजह क्या थी? देखिए, जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ, जुड़ा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी किया, लेकिन मेरा जो फाउंडेशन है ONBV फाउंडेशन है, जिसका मूल मंत्र है कि मानव सेवा ही माधव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. तो मैंने मानव सेवा का जो बीड़ा उठाया था उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी में रह के वो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी आज तक जो भी सेवा किया है, कभी जाति धर्म के ऊपर मैंने किसी का सेवा नहीं किया. जिस तरह से आज हमारी सेवा चलती है, सेंट्रल हॉस्पिटल में जो बेटियां पैदा होती है उसको हम 5,000 रुपये उपहार स्वरूप देते हैं. उसमें हिंदू की भी होती है, मुस्लिम की भी होती है, सिख की भी होती है, ईसाई की भी होती है. और सेंट्रल हॉस्पिटल में आज मेरा 1 बेड से लेकर 4 बेड तक निःशुल्क भोजन चलता है. उसमें हर जाति धर्म के लोग आते हैं. सेंट्रल हॉस्पिटल में अपंगों के लिए हमारा बंदोबस्त रहता है, उनका खाने का, वो हम निःशुल्क काम कर रहे हैं. सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए हमने 4 अभी वॉशरूम बना के दिया. सेंट्रल हॉस्पिटल में हमने 2 बढ़िया गार्डन बना के दिया. तो हमारा जो लड़ाई था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो ये सब काम मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ का जो आमदार था वो ऐसा मुझे लगने लगा था कि ये अमीरों का आमदार है. बड़े बड़े बिल्डिंगे में पार्टनर होना और घूसखोरी, कंस्ट्रक्शन में इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो जगह में करना, तो ये मुझे बहुत पीड़ा हुई. तो मुझे काम ऐसे लोगों के साथ करना था जहाँ पे मुझे गरीब मिले, जहाँ पे लोगों को वंचित है, भूखे हैं, उनको जहाँ पे टॉयलेट नहीं है. आपको मैं ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप दूंगा उल्लासनगर के अंदर कि वहाँ पे रोड नहीं है जाने के लिए और टॉयलेट नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं. तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा था कि हम शहर में रह ही नहीं रहे, हम तो ऐसे जगह पे रह रहे कि जंगल राज. आज उल्लासनगर में ऐसा बहुत सारा एरिया है, अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम उल्लासनगर में है ही नहीं, हमारे उस उल्लासनगर शहर में जंगल राज है. ये सब मुझे खत्म करना है. मुझे गरीबों के साथ काम करना है, मुझे वंचितों के साथ काम करना है, मुझे शोषित लोगों के साथ काम करना है, मुझे उन माताओं के साथ काम करना है जो माताएं कहीं ना कहीं उनको पेट भरने के लिए उनको किसी के घर पे जाके भांडी घसना पड़ता है, और वो सब पीड़ा जो मुझसे देखी नहीं गई. इसलिए हमने आज जो मुझे सेवा करना है, हमें लोगों के पास पहुंचना है, तो मुझे हमारा जो है मानव धर्म, मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसी रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और आगे भी ये करते रहूंगा. जैसे कि हम देखते हैं कि उल्लासनगर शहर जो है वो औद्योगिक शहर करके जाना जाता है. आपको लगता है कि सच में उल्लासनगर का विकास हुआ है, सच में ये औद्योगिक सिटी बन चुकी है? देखिए, उल्लासनगर एक ऐसी अच्छा आपने सवाल किया. उल्लासनगर में बिजनेस का हब है, उद्योग का हब है. पूरे इंडिया में ऐसी कौन सी चीज है जो उल्लासनगर से बन के नहीं जाती होगी. सबसे ज्यादा टैक्स पेयर आपको उल्लासनगर में दिखेंगे. उल्लासनगर में ऐसे आपको कौन मिलेंगे, मेहनती लोग. दान धर्म उल्लासनगर में ज्यादा होता है. हमारे सिंधी भाई लोगों का जो
पाकिस्तान से आके यहाँ पर स्ट्रगल किए और उन लोगों ने इस शहर को अपने ब्लड से, अपने खून से सींचा है। लेकिन आप देख लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। हमें ठगा गया। हम लोगों को एक दूसरे का जो रहता है ना, मेहनत का पैसा, इन लोगों ने उसको ठगा है। इन लोगों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया है। शहर का विकास में कुछ भी नहीं हुआ है। आज शहर में देखिए हम लोग ब्लैकलिस्टेड है। उल्लासनगर ब्लैकलिस्ट रहेगा। अगर हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो कुछ एरिया में ऐसे बताया जाता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। आप 10 साल के अंदर अंबरनाथ देखिए, 10 साल में आप बदलापुर देखिए, 10 साल में आप कल्याण देखिए और 50 साल में हम उल्लासनगर में देखिए। तो ये सब अभी खत्म करना है। इन लोगों का मोनोपोली खत्म करना है। जो राज ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राज को तोड़ने के लिए ये और पब्लिक के बीच हमको काम करना, इसलिए मैं राजनीति में उतरा हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो स्पेशली उल्लासनगर में दो पार्ट दिखते हैं। एक पार्ट ऐसा है जो बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े लग्जरियस लाइफ जीतते हैं, और एक दूसरा पार्ट ऐसा है जो अभी भी एक वक्त के रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। जो स्लम्स में रहते हैं, जो आरोग्य से वंचित है, एजुकेशन से वंचित है। तो उनके लिए बेसिकली आपका प्लान क्या रहेगा अगर आप चुनाव में जीत के आते हैं? देखिए मेरे पास महिलाओं के लिए रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टो है। मैं हर घर, हर महिला को रोजगार दे सकता हूं। मेरा गारमेंट से रिलेटेड बिजनेस है। आज भी मेरे पास 1000 लोग सिर्फ उल्लासनगर के ही काम करते हैं। 1000 लोग, टोटल 1700-1800 मेरे पास लोग काम करते हैं जो सिलाई का काम करते हैं। कोरोना काल में मैंने ऐसे महिलाओं को रोजगार दिया, उनको सिलाई सिखा के आज मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कि आज 30-35 हजार रुपये वो महिला कमाती है। तो कहीं ना कहीं उनका विकास हुआ, उनका घर अच्छा हुआ। आज जो झोपड़पट्टी में रहते थे खुद का उन्होंने फ्लैट खरीद लिया, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे। तो मेरे पास महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है कि मैं हर घर में गारमेंट्स का, जो आज देखिए बड़े बड़े मॉल में कपड़े का थैला बनता है, आप देखते हैं जी, वो मुझे पूरे उल्लासनगर में प्रोडक्शन करना है। हर एक घर से प्रोडक्शन कराना है। जो महिला लग रहा है कि 4-5 घंटा वो फ्री है, वो काम कर सकती, उन महिलाओं को मैं काम दूंगा। उन महिलाओं को अगर 8-10 हजार रुपये महीने की कमाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा घर खुशहाल होगा। घर खुशहाल होगा तो हमारा शहर खुशहाल होगा। ये तो होगा महिलाओं का। दूसरा जो मेरे पास विजन है, बेरोजगारी। बेरोजगारी के वजह से उल्लासनगर में अपराध बढ़ रहे हैं। आप अपराध का ग्राफ देखिए, उल्लासनगर में अभी बहुत ज्यादा है। अब 15-16 साल के बच्चे भी चाकू मार दे रहे क्योंकि उनको गुटखा नहीं मिल रहा, नशे के आदी हो चुके, ड्रग्स के आदी हो सके। तो इन लोगों को ये सब कब होगा? जब इनके पास रोजगार नहीं है तो इनका दिमाग डाइवर्ट होता है। तो मुझे बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की एक हमारा विजन है। जैसे ही मैं पावर में आता हूँ या मुझे जनता विधायक चुन के देती है तो सबसे पहला जो है कि मुझे बेरोजगारी पे काम करना है। अब आप पूछेंगे बेरोजगारी कैसे जाएगी? बेरोजगारी के पास मेरे पास एक विजन है। अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली, मुरबाड, करजत, कसारा, भिवंडी, जितने बड़े इंडस्ट्रीज है, मैं सब इंडस्ट्रीज के पास जाऊंगा। इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा मैं सम्मेलन उल्लासनगर में रखूंगा और यहाँ पर जो हमारे बेरोजगार भाई है, जो अपराध में लिप्त हो चुके हैं, मैं सारे पुलिस स्टेशन से एक पूरा मैं ग्राफ मंगाऊंगा कि कौन से बच्चे किस अपराध में गए हुए हैं। और फिर उन बच्चों के पास मैं एक बड़ा सभा लूंगा, उसमें उनका मैं वो लूंगा जो उनका रिज्यूम रहता है। कौन से कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएशन होकर भी अपराध में चले गए, गलती से चले गए क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं है, वो भटक जाते कुछ चंद पैसों के लालच में। तो मैं उन इंडस्ट्रीज वालों को बोलूंगा कि आप हर एक 2 से 3 बच्चे को आपको रोजगार देना है। अगर ऐसे में 1500 लोगों को भी रोजगार देने में सफल रहा तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगी। जैसे कि मैं खुद आज 1700-1800 मेरे पास वर्कर काम कर रहे। मेरी खुद की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मुरबाड में बन रही है, बहुत बड़े लेवल पे बन रही है, जिसमें हमारी 5000 लोगों का कैपेसिटी है काम रखने की। तो कहीं ना कहीं हम उल्लासनगर से 1500 बच्चे और उठाएंगे, उनको रोजगार देंगे। तो ये हमारी ये अपनी एक विजन है। इसमें कोई सरकार का मैं आपसे विजन नहीं बात कर रहा हूँ कि सरकार आएगी ये देगी, नहीं। ये मेरा मैनिफेस्टो है, मैं ये अपने दम पे बोल रहा हूँ।
और मैं वो करूंगा। बात महिलाओं की निकली है, अगर देखा जाए तो महायुति सरकार महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना जो है निकाल रही है, उसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि एक जगह पे देखा जाए तो महंगाई बढ़ती जा रही है और ऊपर से हर महीना महिलाओं को 1,500 रुपए मिल रहे हैं, तो लगता है कि सच में महिलाओं के लिए ये योजना सक्षम है? आप महिलाओं को 1,500 रुपया दे रहे हो और वही महिला का भाई सेंट्रल हॉस्पिटल में जाता है, बिना दवा का दम तोड़ देता है। वही सेंट्रल हॉस्पिटल में जाता है, वहां पे बेड अवेलेबल नहीं है। वही सेंट्रल हॉस्पिटल में जाता है, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 1,500 लेने के बाद कोई फायदा नहीं। देखिए, वो पैसा आप सरकारी स्कूल में लगाइए, आप सरकारी अस्पताल में लगाइए। 500 बेड का एक अच्छा अस्पताल बनाते जिसमें हार्ट का इलाज होवे, ब्रेन का इलाज होवे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बहनों के लाडली भाई जो भाई है वो बचना चाहिए। ये 1,500 रुपये आता है, कब खत्म होगा पता नहीं। तो मुझे विकास पे बात करनी है। देखिए, हजारों करोड़ रुपया उसका आप हॉस्पिटल बनवाइए ना, अच्छे स्कूल बनाइए। आज उस उल्लासनगर में सरकारी स्कूल की हालत इतनी खराब है, आप सर्वे कीजिए। 2 स्कूल को मैंने अपने पैसे से रिपेयर किया है। एटीपी स्कूल, चंद्रशेखर स्कूल, उसमें कैमरे नहीं थे, मैंने अपने पैसे से कैमरे लगाए हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल में जो बेटियां पैदा होती उसको 5,000 रुपया मेरी तरफ से देता हूं मैं। सेंट्रल हॉस्पिटल में खाने का व्यवस्था मेरी तरफ से होता है। सेंट्रल हॉस्पिटल में 4 अभी मैंने टॉयलेट अपंगों के लिए बना के दिया है, वो मैंने अपने पैसे से बना के दिया है। 2 गार्डन मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल में बना के दिया, अपने पैसे से बना के दिया है। तो बिना पावर में रहते हुए, नहीं रहते हुए अगर मैं ये काम करने का बीड़ा उठाया है, तो अगर मैं पावर में रहूंगा तो मैं किस तरह काम कर सकता हूं, आपको मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। तो देखिए, ये 1,500 का मायने नहीं है। किसी की जान चला जाती है बिना दवाई की, किसी की जान चला जाता है बिना डॉक्टर का। तो हमको पहले हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करना चाहिए। और वो लाडली बहना और लाडली भाई, ये कुछ नहीं होगा। ये मुफ्त में आप कितना भी दे दो, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, हमारे एजुकेशन को सही करना है। हमको बच्चों को पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। उसके लिए स्कूल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। हमारे पास अच्छा माहौल नहीं होगा, हमारे पास सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होंगे, तो ये 1,500 या मेरे को 15,000 दे दो, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। उल्लासनगर की जनता अगर देखा जाए तो काफी स्मार्ट है। इतर अगर देखा जाए तो सब्जी खरीदते वक्त भी काफी सोचती है। ये बात विधायक की होने वाली है, 5 साल के विकास की होने वाली है। किस प्रकार से लोगों ने चुनना चाहिए विधायक? देखिए, मैं जनता को एक ही अपील करता हूं, आज आप अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी करते हो किसी के घर में, तो आप उसके खानदान के बारे में पता लगाते हो, उसके एक एक घर के बारे में पता लगाते हो, जिसके साथ शादी होने वाला उसकी कैरेक्टर के बारे में पता लगाते हो, तब कहीं जाके हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को उस घर में शादी करने को तैयार होता है। जब भी आप चुनने के लिए जाओ, आप तो शहर का एक बहुत बड़ा समझो व्यक्तित्व चुनने जा रहे हो, जो आपका शहर का विकास कर सकेगा, जो शहर के लिए काम कर सकेगा। आप पहले उसका तो बैकग्राउंड चेक करिए कि वो 5 साल क्या काम किया है और आने वाले समय में हमारा क्या काम करेगा। तो मेरी जनता से ये अपील है कि आप जब भी वोट करो या चुनाव में आप अपना मत का जो दान देते हो, आपके पास जो मत का अधिकार है, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बारे में पता लगाइए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मैं नहीं बोलता हूं कि आप मुझे वोट करो, मैं बोलता हूं मेरे बारे में भी आप पूरा पता कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी सही है तो मुझे वोट करो। लेकिन आप ऐसे लोगों को वोट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको 5 साल रुलाया है और आप लोग उसके 500 1000 रुपए में बिक जाते हो। तो ये हमारी जनता से भी यही अपील है कि आप पैसे पे मत बिकिए, क्योंकि पैसे से बिक जाते हो और आपका ही भाई जाके हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। वो 200-500 रुपए के कोई वैल्यू नहीं है। आखिरी सवाल सर, समाज सेवा में आपका काफी बड़ा योगदान रहा है, फिर वो स्कूल रहे या हॉस्पिटल रहे, तो ये सब करते वक्त आपको प्रेरणा कहाँ से आती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, जैसे मैंने बीड़ा उठाया है और कोरोना काल से मैं ये करते आ रहा हूँ। कोरोना काल में आपको मैं बताऊं कि सूरदास जो अंधे है, बेचारे ब्लाइंड है, उन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं होने देते थे, उनको कोई भीख नहीं देता था, कोरोना का डर से कोई टच नहीं करता था।
बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैंने जब उन लोगों का ये पीड़ा देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मुझे पहले इन लोगों के लिए पहला पेट भरना चाहिए। आज भी उस कोरोना काल से और आज तक आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो। 4 नंबर में सूरदासों का एक बहुत बड़ा वो है, वहां पे हमारा डेली भोजन जाता है, डेली। और 50 लोगों से स्टार्ट हुआ था, 200-250 सूरदास। उनको ऐसा लगता है कि दोपहर को मैं किधर भी रहूंगा वहां पे जाएंगे तो एटलीस्ट खाना तो मिलेगा। वो आज भी सेवा मेरा चल रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये पैसे के लिए राजनीति में नहीं आ रहा हूँ, ना ही मैं कोई, मेरे मन में ऐसा विचार है कि राजनीति में आके मैं करप्शन करूंगा। ये मैं राजनीति में आ रहा हूँ सिर्फ पावर के लिए, कि अगर मेरे पास पावर होगा तो मैं अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा। तर हे होते वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार संजय गुप्ता। खरं तर महिलांसाठी त्यांच्याकडे विजन आहे की महिला, कुठलीच महिला जी आहे ती बेरोजगार राहणार नाही आणि स्वबळावर सक्षमीकरणासाठी त्यांच्याकडे एक योजना आहे। तसंच तरुणांसाठी देखील तरुण बेरोजगार होऊ नये म्हणून त्यांच्याकडे देखील यासाठी योजना आहे। पदावर नसताना ते इतकं काम करू शकतात, तर मला एकदा पदावर संधी द्या, मी नक्कीच शहराचा विकास करेल। तरुण असतील, महिला असतील, या प्रत्येकासाठी माझ्याकडे एक विजन आहे आणि ते विजन येणाऱ्या काळामध्ये मी दाखवून देईल। जनता सुज्ञ आहे, जनता आपल्या मनातला आमदार निवडताना नक्कीच विचार करेल या गोष्टीचा, असं मत जे आहे ते संजय गुप्ता यांनी पाठवले सांगितलेलं आहे। खरं तर कोविड काळ असेल किंवा इतर वेळेस असेल, एक चेहरा आपल्याला नेहमीच धावताना दिसला, तो म्हणजे संजय गुप्ताच्या नावाने। आणि असा उमेदवार जर जनतेच्या मनातला जो उमेदवार आपण निवडून दिला तर नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये उल्हासनगर शहराचा विकास होईल, असंही मत त्यांनी यावेळेस दिलंय। सर, आपने जो वक्त निकाल के ठळक वार्ता से दिलखुलास गप्पा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इतकंच व्हिडिओ राहुल साळवे सोबत मी अनिकेत, ठळक वार्ता, उल्हासनगर।